और मैंने आइडेंटिटीज़ बताई थी। आज ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वेरी डिम वॉइस इज कमिंग, क्यों है? तो आज ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ पार्ट है वो फिनिश कर लेंगे, शायद कोशिश करेंगे आज ही हम उसको कर लें। तो सैटरडे की क्लास पीडीएफ अपलोड नहीं हुई आपके चैनल पर, प्लीज़ अपलोड करा दीजिए। अच्छा ठीक है हिमांशु, हाँ सिलेबस से मैं तो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। हम्म, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन लगभग हर जगह मिलता ही है ना। देखो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। चलो, ऐसी इक्वेशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करें, है ना, सिंपल सी बात है। ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं। जैसे एकदम मान लो, एकदम एक मैं इजी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया sin x माइनस वन इज या sin x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है तुमने, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन देखी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स में है ना। मान लो अगर मैंने एक इक्वेशन लॉग में बना दी, लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस का टू लॉग एक्स प्लस वन। अब हमारा एक्स की जगह पे कौन आ गया, लॉग आ गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ऐसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, है ना। तो वैसे ही हमने क्या बनाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाई है। जैसे कि यहीं पे अगर मैं एक्स को साइन एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो ये साइन एक्स वेरिएबल हो गया इस इक्वेशन के अंदर, टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना चाह रहे हैं, इस तरीके की इक्वेशंस को सोल्व करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के जो तरीके हैं ना, तरीका तो एक ही है, पर उसको उसका जो सॉल्यूशन है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो दोनों तरीके को समझते हैं। तीन फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बस मोटी मोटी बात यही है। जैसे कि मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि सोल्व साइन एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक सॉल्यूशन होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसमें पी ए एल आता है, अब पता नहीं भी मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा, शायद पी एल ई ही आता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है एक, तो पी ए एल करो यार, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्या, देखो जनरल सॉल्यूशन का मतलब तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस दुनिया के सारे सॉल्यूशंस को कंटेन करे। सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सबको कंटेन करने वाला एक सॉल्यूशन बना देंगे, तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पर अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, एल ई आएगा, मैंने तो ए एल लिख दिया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्स जो है वो हमारा जीरो से टू पाई के बीच में ही बिलोंग करे। जिसके अंदर जो हमारा एक्स है वो जीरो से टू पाई के बीच में बिलोंग करे। देखो यहाँ पे बेशक वेरिएबल लॉग एक्स है, यहाँ पे बेशक वेरिएबल लॉग एक्स है, यहाँ पे बेशक वेरिएबल साइन एक्स है, पर अल्टीमेटली वैल्यू तो एक्स की ही फाइंड आउट होगी। अगर तुमने साइन एक्स की वैल्यू भी मान लो वन निकाल ली, तो अभी हम यहाँ से एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेशक ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, पर वेरिएबल तो एक्स ही है ना। तो हम साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पहली बात तो, पर बताना तो लास्ट में हम एक्स ही चाह रहे हैं। तो एक्स के हिसाब से ही हम सोल्यूशन बताना चाह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल होगा कि जनरल होगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, इस वजह से 7-8 मिनट लेट हो गए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ 0 से 360 डिग्री के बीच में दिखे, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में इस दुनिया के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने साइन एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो लिखा है, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि साइन एक्स वन बाई टू कहाँ होगा। साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि 0 से लेकर 360 तक साइन एक्स जो है वो वन बाई टू वैल्यू कहाँ देगा, ये देखना चाह रहे हैं। तो इसको देखने का बड़ा आसान तरीका है, तुम्हें और किसी क्वाड्रेंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ होती है, बस इतना पता होना चाहिए कि साइन एक्स वन बाई टू कहाँ होता है। बाकी क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये देखो कि साइन एक्स की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि दो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, एक वैल्यू तो निकलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की और एक वैल्यू निकलेगी सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तुम्हें बड़े अच्छे से पता है, साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू कहाँ होती है, 30 डिग्री पे होती है। या तो 30 डिग्री बोलो या पाई बाई 6 बोलो। एक सॉल्यूशन तो पता लग गया। दूसरा सॉल्यूशन कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट देखो, अब एक जनरल सी बात समझ लो, अगर तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अगर निकालना है तो 180 में से घटाना है।
अगर तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो 180 में से घटाना है, अगर तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो 180 में जोड़ना है। 90 का और 270 का यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, हमें चेंज नहीं करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पता है तो अगर सेकंड का निकालना है तो उसको 180 में से घटा दो, थर्ड का निकालना है तो 180 में जोड़ दो। अगर तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो 360 में से घटा देंगे, और फर्स्ट का निकालना है तो 360 में जोड़ सकते हो, फर्स्ट का तो तुम्हें ऑलरेडी पता पाएगा, ये यूज करना है। अब जैसे कि अगर तुम्हारा x यहाँ पे 30 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल और निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा, इसी को 180 में से घटा दो, जब इसको 180 में से घटाओगे तो 150 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये जो सॉल्यूशंस दिख रहे हैं तुम्हें दो, 30 और 150 डिग्री, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और दूं, मुझे डिग्री में ही बता दो, tan x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ जरा क्या होंगे, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ क्या होंगे। नहीं नहीं, साइन हाइपरबोलिक तो अलग फंक्शन हो गया मोहित, साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ। tan x की वैल्यू तुम्हें कहाँ चाहिए, tan x की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव चाहिए, तो tan x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलेगी, tan x की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव मिलेगी एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan x नेगेटिव यहाँ यहाँ होता है। बिल्कुल संजीव का ठीक है, तो आदर्श का भी ठीक है, दिल का भी ठीक है, अभिषेक का भी ठीक है, सही है, समझ गए हो फिर इसका मतलब। तो हमें जो दो एंगल चाहिए वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का चाहिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए। निकलेगा कैसे, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1/√3 कहाँ होता है, बस इतना पता होना चाहिए। मैंने यही कहा है कि सिर्फ इतना पता होना चाहिए कहाँ होगा ये वाला एंगल 30 डिग्री पे होता है। मुझे अब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, एक तो चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट का और एक चाहिए मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का, एक तो चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट का और एक क्या चाहिए, फोर्थ का। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से घटा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसे निकलेगा, 360 में से घटा के, 180 में से घटा के और 360 में से घटा के। तो एक एंगल तो हो जाएगा 150 डिग्री और एक हो जाएगा 330 डिग्री। अगर रेडियंस में बात करें तो पाई माइनस पाई ओवर 6 और 2 पाई माइनस 2 पाई ओवर 6, एक तो हो जाएगा 5 पाई बाई 6 और एक हो जाएगा 11 पाई बाई 6। इस तरीके से हमें एंगल्स निकाल लेने। अगर एक और दूं मैं तुम्हें, जैसे कि सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/√3, बताओ इसका और बताओ, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/√3। जल्दी से कर दो। सीकेंट एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सबसे पहले ये देखना है सीकेंट एक्स नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। सीकेंट तो कोस का भाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना है, ये देखना है कि 2/√3 वैल्यू कहाँ होगी, या तो कोस में कन्वर्ट कर लो, सीकेंट में घबरा रहे हो, अगर सीकेंट में थोड़ा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कोस एक्स की वैल्यू -√3/2 लिख लो। √3/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है और एक थर्ड क्वाड्रेंट की निकालनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कैसे आएगी, 180 में से 30 घटा के, और थर्ड की कैसे आएगी, 180 में से 30 जोड़ के, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी तुम्हारी 150 डिग्री और एक हो जाएगी 210 डिग्री। अगर रेडियंस में बात करें तो पाई माइनस पाई बाई 6 एंड पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, ठीक है। ये हो जाएंगी तुम्हारी दोनों वैल्यू, ठीक है, सबका ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये कोई पूछता भी नहीं है वैसे तो। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन है ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो तीन आसान आसान से एग्जाम्पल लेंगे और फिर तीन आसान आसान एग्जाम्पल से रिजल्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया साइन का, बस ये तीन याद करने तुम्हें। साइन एक्स की वैल्यू मान लो 1/2 है, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां कहां आएगी, तो हमने देखा था साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, पर हमने सिर्फ पहले रिवॉल्यूशन की बात करी। हम क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे। पर ये रिवॉल्यूशन अगर जनरली देखें तो रुकेगा थोड़ी ना, फर्स्ट रिवॉल्यूशन में भी मिलेगा, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन में भी मिलेगा, फिर थर्ड रिवॉल्यूशन में भी मिलेगा। तो ये तो एंगल्स तो मुझे मिलते जाएंगे, और एंगल्स मुझे क्या मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स मिलते जाएंगे, एक एंगल नहीं मिलेगा, ऐसे इनफाइनाइट मिलेंगे। और ये बात तो रही हमारी किसकी, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं,
तो भी मुझे ये एंगल्स मिलते चले जाएंगे, नेगेटिव एंगल्स। सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स थी थोड़ी ना मिलेंगे, नेगेटिव एंगल्स भी मिलेंगे। जब तुम उल्टा घूमोगे -180 और फिर यहाँ आओगे तो यहाँ 1/2 मिलेगा, फिर इधर आओगे तो यहाँ 1/2 मिलेगा, तो नेगेटिव में भी मिलेगा। अब इन सारे एंगल्स को मैं कंपाइल करना चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ जहां पे मुझे ये सारे के सारे एंगल्स मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सारे के सारे एंगल्स मिलने के लिए हम एक एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो वही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एंगल देख लो जहां पे 1/2 होता है। पहला काम तो यही कर लो। कहाँ होगा भाई? साइन पाई/6 पे हो जाएगा, रेडियन में ही बात करेंगे, पाई/6। और मान लो अगर ये साइन x इज इक्वल टू -1/2 होता तो मैं या तो थर्ड क्वाड्रेंट का या फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल निकाल लेता, या तो थर्ड का एक निकाल लेता या फोर्थ का एक निकाल लेता। थर्ड क्वाड्रेंट का कैसे निकलता? मान लो 180 में पाई में पाई/6 जोड़ देते तो 7 पाई/6 बन जाता, यानी कि साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6। कहने का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकाल लो। जैसे कि 1/2 के केस में सिर्फ पाई/6 एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में तुम्हें ये करना है कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेना है, और कोशिश करो जितना बेसिक हो सके उतना निकालो, क्योंकि फिर आंसर मैच करना ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पाई/6 निकाल लिया एक सॉल्यूशन, और यहाँ पे जैसे ये 7 पाई/6 निकाल लिया। अब मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूं जहां पे मेरे क्या बन रहे हैं, ये एंगल्स बन रहे हैं। अब अगर मैं ध्यान से समझूं मेरी बात को तो क्या हो रहा है, देखो मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल मिलते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या मिलते हैं, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये सब मिलते हैं। जरा एक चीज ये सोचो कि ये वाला एंगल कैसे आया होगा, ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल कैसे आया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, जब इन सारे एंगल्स के अंदर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के अंदर तुमने पाई/6 जोड़ा होगा। जब तुमने 0 के अंदर पाई/6 जोड़ा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया होगा, 2 पाई में पाई/6 जोड़ा होगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया होगा, 4 पाई में पाई/6 जोड़ा होगा तो फिर फर्स्ट का आया होगा। और इन सारे एंगल्स के अंदर से तुमने पाई/6 घटाया होगा, माइनस का पाई/6 किया होगा, तो फिर यहाँ पे तुम्हें क्या मिला होगा, √3 1/2 वैल्यू मिली होगी। ये बात समझ आती है? इवन मल्टीपल्स में तो हमने पाई/6 जोड़ा होगा और ओड मल्टीपल्स में हमने पाई/6 घटाया होगा, तभी तो मैं फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, जैसे कि तुम 0 और पाई का केस लेके समझ सकते हो। अब एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता जाऊं और एंगल अपने आप निकलते चले जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई पहली बात तो मेरे को मल्टीपल चाहिए पाई का, तो पाई का मल्टीपल तो मैंने बना दिया n पाई, ठीक है। इसमें सारे मल्टीपल आ गए, 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो वो, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे तो वो। अब मुझे एक ऐसा भी काम करना है कि इवन वाला रखूं तो जुड़ जाए और ओड वाला रखूं तो घट जाए। इवन वाले में तो जोड़ना है और ओड वाले में घटाना है, वो भी एक ही इसके अंदर करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने -1 की पावर n लगा दी। -1 की पावर n यही काम करती है, अगर इवन रखोगे यहाँ पे तो जोड़ देगा और ये ओड रखोगे तो घटा देगा, क्योंकि -1 की इवन पावर तो प्लस होती है और -1 की ओड पावर माइनस होती है। तो पहले तो n पाई चाहिए था, फिर जोड़ने और घटाने वाली मशीन ले आए, और क्या जोड़ना और घटाना है, 60 डिग्री जोड़ना और घटाना है, तो ये आ गया पाई/6। n क्या होना चाहिए, तुमने यहाँ पे इंटीजर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, n एक इंटीजर हो जाएगा। अब ये तुमने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया, इस फॉर्मूले के अंदर इस दुनिया के सारे एंगल आ गए जहां पे साइन x 1/2 वैल्यू लेगा, सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी आ गए। तुम n की वैल्यू -1 रखो इसके अंदर, यूं मत सोचना कि सर सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव एंगल्स भी आ रहे हैं। n की वैल्यू इसके अंदर -1 रखो तो ये क्या बनेगा, -पाई, यहाँ -1 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का पाई/6, माइनस पाई और माइनस का पाई/6। तो -पाई/6 कैसे आएगा, यहाँ पे -पाई पे आओगे और फिर उसमें से पाई/6 और घटा दोगे, घटाना है इस सेंस में तो घटाना ही है। समझ रहे हो मेरी बात को, -पाई और माइनस का ही पाई/6, तो ये माइनस में चल रहे थे और माइनस में ही चलना है। अगर -पाई प्लस पाई/6 होता तो यहाँ पे ऐसे आता और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता। समझ रहे हो बात को? तो ये एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ। अगर -2 रखोगे तो माइनस का 2 पाई और प्लस का पाई/6 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो -2 पाई कैसे होगा, यहाँ से घूम के ऐसे आओगे और फिर इसमें जोड़ना है तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ से वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ गए। अब तुम्हें ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो तुम्हें एक एक्सप्रेशन ये याद रखना है बस, इफ sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर sin x साइन अल्फा के बराबर है देन तो तुम्हारा x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू में n अल्फा, n बिलोंग करेगा इंटीजर। समझ आ गई बात? ये एक्सप्रेशन याद रखना है बस तुम्हें, और तुम्हें सिर्फ एक अल्फा निकालना है, एक अल्फा निकाल के इस फॉर्मूले में रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं बताओ? आया ना? तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया साइन एक्स में। अब अगर कोसिकेंट एक्स में कोई इक्वेशन मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गई, क्योंकि कोसिकेंट को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। सेम चीज हम अब कोशिश करेंगे कोस के लिए करने की, क्योंकि कोस हो जाएगा तो सीकेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड आता है, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोस एक्स कह दिया, √3 या फिर 1/2 ही ले लो, कोस या 1/√2 ले लो, कुछ अलग ले लो। कोस एक्स की वैल्यू मैंने 1/√2 ले ली, है ना। अब अगर कोस एक्स की मैं बात करता हूं तो कोस एक्स पॉजिटिव कहां कहां होता है, कोस एक्स पॉजिटिव कहां कहां होता है। कोस एक्स पॉजिटिव मेरा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कोस जो पॉजिटिव वैल्यू लेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेगा।
अब यहाँ पे कौन सी लाइन यूज हो रही है दोनों के अंदर? यहाँ पे इस लाइन का कोई रोल नहीं है, जैसे साइन के अंदर वो लाइन यूज हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन यूज हो रही है, पाई 2 पाई 4 पाई। यानी कि मुझे क्या करना है, एक बार तो जीरो में जोड़ देना है, एक बार जीरो में घटा देना है, एक बार 2 पाई में जोड़ देना है, एक बार 2 पाई में घटा देना है, और सिर्फ इवन मल्टीपल चाहिए। 1/√2 कहाँ होगा? 45 डिग्री पे होगा। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो इसका। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई/4 होगा। जीरो में जब पाई/4 जोड़ दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाएगा, जीरो में से घटा दोगे तो फोर्थ का, सेकंड में इसमें जोड़ दोगे तो फर्स्ट का, घटा दोगे तो माइनस का। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां से देखूं तो क्या करना चाह रहे हैं, देखो पहली बात तो हम इवन मल्टीपल लाना चाह रहे हैं, ओड मल्टीपल नहीं चाहिए, सिर्फ इवन चाहिए। 0 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, या फिर 0 -2 पाई -4 पाई -6 पाई। तो मैं सिंपली क्या लगा दे रहा हूँ, 2n पाई लगा दे रहा हूँ। 2n पाई क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। n पाई में तो हमेशा सारे आएंगे, 2n पाई में सिर्फ इवन निकलेंगे। मुझे जोड़ना और घटाना दोनों है, तो प्लस माइनस लगा दिया और सिर्फ प्लस अल्फा। बड़ा आसान है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। और n जरूर लिखना है, अल्फा यानी कि पाई/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब तुम वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस पाई/4, 0 माइनस पाई/4, 1 रखी तो 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई/4, 2 पाई माइनस पाई/4, 2 रखा तो 4 पाई प्लस पाई/4 माइनस पाई/4। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया कोस का। ठीक है, साइन का ओनली नहीं भाई, कुछ भी मिल सकता है ना। और इतनी देर से अमीर कह रहे हैं साइन में सिर्फ 1/2 मिलेगा। अरे भाई मैं एक एग्जांपल से समझा रहा था बात, कुछ भी मिल सकता है, वो एक एग्जांपल से कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था मैं। तो ये कहता है कि अगर इफ कोस एक्स की वैल्यू कोस अल्फा के इक्वल है, कोस एक्स की वैल्यू कोस अल्फा के इक्वल है, तो जो तुम्हारा एक्स होगा वो एक्स क्या निकलेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाए, समझे। तो कोस के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली अब थर्ड वाला किसके लिए बनाएंगे, टेंजेंट के लिए बनाएंगे। मान लो tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू √3, ये है। अब टेंजेंट नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होगा, ये सबसे आसान होता है। टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होगा बताओ, टेंजेंट पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक कहाँ होगा, फोर्थ में, सॉरी थर्ड में। टेंजेंट एक तो फर्स्ट में होगा और एक थर्ड में होगा, यानी दोनों लाइंस यूज हो रही हैं। पर इंटीजर z के पीछे डैश क्यों लगा, अरे यार वो स्टैंडर्ड नोटेशन वही होती है गगन, मेरे को आदत हो रही है z को ऐसे लिखने की। कोई इंटरनेशनल बुक उठाओगे तो उसमें ऐसे ही लिखा मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका भी यूज हो रहा है, पाई 3 पाई 5 पाई, इन सब का भी यूज हो रहा है। और यहाँ पे इवन वालों का भी यूज हो रहा है, 0 2 पाई 4 पाई, इन सब का भी यूज हो रहा है। पर एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो कि यहां से भी मुझे जोड़ के ही आना है। जब इन सब में मैं ऐड कर दूंगा, ये कितना है, कितने पे आएगा, √3, 60 डिग्री पे आएगा। tan पाई/3 60 डिग्री पे आएगा, प्लस का पाई/3, इन सबको जोड़ दो। और यहाँ पे भी इन सब से जोड़ना ही तो है, तभी आएगा प्लस का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो। तो हमें सिर्फ ऐड करना है और मुझे सारे मल्टीपल चाहिए। जरा मेरे को इसका सॉल्यूशन लिख के दिखाओ खुद से। फॉर्मूला नहीं भी पता है तो क्या हम खुद से लिख सकते हैं, सारे मल्टीपल चाहिए, इवन भी चाहिए, ओड भी चाहिए, और सिर्फ ऐड करना है। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, लिख के दिखाओ, खुद से लिख पा रहे हो बिना याद किए। एक्स क्या हो जाएगा बताओ। सर 11th 12th के कंसेप्ट अब क्लियर हो रहे हैं, चलो बढ़िया। हाँ ये बात हुई ना आराध्या, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, n पाई में पाई/3 को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। बस n पाई में मुझे सिर्फ इस पाई/3 को जोड़ना है और कुछ नहीं करना, सारे एंगल अपने आप बन जाएंगे। बिल्कुल, हमें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1 रखेंगे तो पाई में जुड़ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई में जुड़ जाएगा, 2 रखेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा, 3 रखेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, 4 रखेंगे तो उसमें जुड़, सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, tan x हमारा क्या होगा, n पाई प्लस का अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थर्ड फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बस। क्लियर हो गए ये सारे के सारे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बस इन 3 फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगी। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो वो इनसे सोल्व आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब एक दो चीजें और हैं बस, वैसे तो कंप्लीट हो गई। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में दुनिया जहान के फॉर्मूले हैं, कोई लिमिट नहीं है करने की। बाकी एक दो चीजें और जरूरी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एक आता है हमारा साइन फॉर्मूला। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो एक ट्रायंगल को उसके एंगल से रिलेट, एक ट्रायंगल की साइड्स को उसके एंगल से रिलेट कराते हैं। एक दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो ट्रायंगल की साइड्स को उसके एंगल से रिलेट कराते हैं। तो क्या कहता है कि मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। साइड्स की जो नेमिंग है वो हमने कैसे की हुई है, जो ए एंगल है उसके सामने वाली साइड है ए, जो बी एंगल है उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ है इसको हमने बी से डिनोट किया है, और जो सी एंगल है इसके सामने वाली साइड को हमने सी लेंथ से डिनोट किया। समझ आ रही है बात।
तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसने सबसे पहले तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, फिर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहता है कि ए का रेशो साइन ऑफ एंगल से लोगे, अगर सामने जो ए एंगल है उसका साइन ले लोगे, ए अपॉन साइन है, या फिर बी का रेशो इसके सामने वाले एंगल के साइन से ले लोगे तो बी अपॉन साइन बी, और सी का रेशो अगर उसके सामने वाली साइड से ले लोगे तो साइन सी हो जाएगा। कहता है कि ये रेशो जो है ये एकदम सेम होते हैं हमेशा, कोई ना कोई के इक्वल होता है। फॉर्मूला तो ये कहता है ये सारे के सारे जो रेशो हैं ये इक्वल होंगे किसी ना किसी कांस्टेंट के। ये तो हो गया साइन फॉर्मूला। पर अगर मैं इसकी बात समझना चाहूँ, ये बात कहना क्या चाह रहा है, यानी कि मैं ए की वैल्यू बोलूँ तो वो के टाइम साइन अल्फा होगी, साइन ए होगी। बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं के टाइम साइन बी होगी, और सी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो के टाइम साइन सी होगी। यानी कि या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो ए है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ए के, या फिर मैं कहना चाहूँ कि बी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन बी के, और जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन सी के। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो क्या कहना चाहती है? कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब क्या होता है कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो साइन फॉर्मूला बस यही बात बताना चाह रहा है। देखो ध्यान से, कोई भी एक साइड पकड़ लो, मान लो तुमने बीसी साइड पकड़ ली और बीसी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है ए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस साइड को कम करोगे, अगर इस साइड को भिड़ा कर दो, मान लो इन दोनों साइड को पकड़ो और ऐसे इसको क्या कर दो, छोटा कर दो बीसी साइड को, तो ये एंगल भी छोटा होगा ना, फिर ऐसा हो जाएगा ये एंगल, तो एंगल भी कम हो जाएगा फिर। और अगर मैं इस साइड को स्ट्रेच करूं बाहर की तरफ तो ये साइड भी बाहर की तरफ जाएंगी, तो ये ए एंगल भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जो ए है और जो ये साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उधर से देख लो चाहे, अगर तुम इस एंगल को यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दोगे तो ये बीसी साइड बड़ी हो जाएगी, और अगर इसको पकड़ के यहाँ से भीड़ा कर दोगे तो ये बीसी साइड भी छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो करते हैं जो ये एंगल है और जो उसके सामने वाली साइड की लेंथ है। ये साइन फॉर्मूला है। समझ आई बात? फिर आता है कोसाइन फॉर्मूला एक। कोसाइन फॉर्मूला क्या करता है, वो कैलकुलेशन के लिए टोटली। कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि अगर तुम्हें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो तुम डायरेक्टली कोस ए निकालो, और यूज किसका कर सकते हो, लेंथ का। यूज किसका कर सकते हो, लेंथ का। तो कोस ए क्या बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। याद कैसे करना है, जो एंगल निकाल रहे हो वो घटना चाहिए, वो वाली साइड घटनी चाहिए। ए निकाल रहे हो तो ए वाला घटेगा, बाकी दोनों जुड़ेंगे, उन्हीं का प्रोडक्ट नीचे आएगा। सिमिलरली अगर कोस बी निकाल रहे हो तो कोस बी क्या होगा, बी को छोड़ दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर घटेगा और 2ac नीचे आएगा। और अगर कोस सी निकालें तो इसको छोड़ दो, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और भी एक दो फॉर्मूले हैं मुझे याद आ रहा है, जैसे कि हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कई बार निकालने की जरूरत पड़ जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स and angle between them is given, and angle between them is given। अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमें दो साइड्स की लेंथ दी हुई है और उन साइड्स के बीच का ही मुझे एंगल पता है, मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि थोड़ा समझ आ जाए। जैसे कि ए बी सी, ये वाली साइड ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। अब जैसे कि मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है और इन्हीं के बीच का एंगल मिल रहा है यानी कि सी मिल रहा है, तो एरिया क्या बनेगा 1/2। ए और बी साइड पता है तुम्हें, ए और बी और उनके बीच का एंगल सी है, तो 1/2 ए बी साइन सी हो जाएगा। या फिर मान लो अगर तुम्हें ए और सी पता है तो 1/2 ए सी, और जो ये बीच का एंगल है इसका साइन ले लेंगे, साइन बी हो जाएगा। या फिर 1/2 अगर तुम्हें ये दोनों साइड पता है बी और सी, तो 1/2 बी सी साइन ऑफ ए हो जाएगा। समझ रहे हो? ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी। अगर बीच में कुछ, हाँ, एक एक इंपॉर्टेंट चीज और मेरे को याद आ रही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो जरूरी हैं। हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वैसे तो मैक्सिमम मिनिमा से हो सकता है पर बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या लिख दिया, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स या ए कोस एक्स, कुछ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है कई बार, ये क्वेश्चन आ जाता है। केवीएस पीजीटी में भी आया था, अब की बार जो केवीएस पीजीटी हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी आर क्या होगी? मिनिमम वैल्यू तो होगी सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होगी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सी प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस्पेक्टिव। ठीक है, ये तुम्हारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, 5 साइन एक्स प्लस 12 कोस एक्स प्लस 8। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताओ क्या होंगी। फिर क्वेश्चंस करते हैं हम। अच्छा, मैं क्वेश्चन की शीट आज शेयर करूंगा या कल शेयर करूंगा, अभी तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, यूपी वाली शीट से करा देता हूँ, मेरे पास टाइप अभी वही है।
टाइप्ड शीट मेरे पास अभी वही है। ट्रिग्नोमेट्री पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत तो है नहीं भाई, जान ही देते ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, मेरे पास ये शीट पड़ी है, ये यूपी वाली है, यूपी टीजीटी पीजीटी, ये करा देता हूँ। बताओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आदर्श का आंसर आ गया, दिल्ली का भी आ गया, मोनी का भी आ गया। करें, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 8 माइनस रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8 प्लस रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 माइनस रूट 169 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 13 हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 8 प्लस 13 21। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये फंक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 21 और मिनिमम वैल्यू होगी -5। 18 कहाँ से आ रही है तुम्हारी? इसमें भी गलती कर दी, इसमें भी गलती कर दी क्या? 18 कहाँ से आ गई? चलो रीड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ से देखो पहला सवाल, इफ सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू सीकेंट बिटा प्लस tan बिटा इंटू सीकेंट गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू, शीट मैं कल दूंगा तुम्हें, अब की बार मैं थोड़ी अच्छी शीट दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं शीट का पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा तुम्हें, टाइप वाइप नहीं कराऊंगा, मैं शीट का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, शीट का पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा मैं तुम्हें, आज रात को कर दूंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में कर दूंगा। ठीक है, हाँ देखो, और वो तुम खुद करना, वो शीट मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो शीट तुम खुद करना, मैं उसके सॉल्यूशंस भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्यूशन के साथ करूंगा। ठीक है, और इससे शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊं मिनिमम मैक्सिमम की? मोनी ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, और क्या शॉर्ट ट्रिक है? हाँ, सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा, इसकी जो वैल्यू दी हुई है तुम्हें, क्या दी हुई है? tan अल्फा tan बीटा tan गामा दी हुई है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा, सीकेंट अल्फा माइनस tan बीटा। देखो कैसे होगा, सीकेंट अल्फा माइनस tan बीटा को देखो, सिर्फ जब भी ये चीज दिखे, सर पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं आया, चलो मैं भेज दूंगा यार पीडीएफ, शायद मैं भूल गया हूँ, मैं देख लूंगा। सीकेंट अल्फा माइनस tan बिट, सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा को देखो सिर्फ, ये अगर ऊपर और नीचे हो तो हम क्या कर सकते हैं? सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा, रेशनलाइजेशन अगर मैं इसका कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो ऊपर बन जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे आ जाएगा मेरा सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा। सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ये मेरा 1 अपॉन सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा बन जाएगा, यानी कि सीकेंट अल्फा माइनस tan अल्फा मेरा क्या होगा? 1 ओवर सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा होगा, यानी कि ये वाली चीज मेरी क्या बनेगी? 1 ओवर सीकेंट अल्फा प्लस tan अल्फा बनेगी। जो ये दूसरे वाला है ये क्या होगा मेरा? 1 ओवर सीकेंट बीटा प्लस tan बीटा होगा, और जो ये थर्ड वाला है ये मेरा 1 ओवर सीकेंट गामा प्लस tan गामा होगा। ये वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होता है ये रिजल्ट भी, और इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है डिनोमिनेटर में, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, तो उसको डिनोमिनेटर में रख सकते हो तुम, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा, इन सबको पलट दो तो हो जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा और कोट गामा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका, समझे? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ, अगर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस सीकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ये पूछ रहा है, इसकी जो वैल्यू है उसके बारे में क्या कह सकते हो? कह रहा है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी होती है, तुम्हें पता है, तो 1 से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती। कह रहा है ये हमेशा 1 होगा, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, 0 रखोगे तो 2 आएगा, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी गलत। ये कह रहा है कि 1 से बड़ा पर 2 से छोटा रहेगा, ये कह रहा है कि 1 से तो बड़ा पर 2 से छोटा रहेगा। एक्स की वैल्यू जरा 0 रखना, कोस 0 भी 1 सीकेंट 0 भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये कह रहा है 2 से छोटा रहेगा, ये भी गलत, यानी कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रहेगी। ये तो हो गया डायरेक्ट करना, ठीक है, ऑप्शन से जाना। और अगर इसको मेथड से करना है तो मेथड से करना सिखाता हूँ। देखो अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस 1/a² जब भी दिया हुआ हो तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ए स्क्वायर प्लस 1/a² तुम्हें जब भी दिया हुआ हो तो क्या करो? होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे? प्लस का 2 कर लेंगे और माइनस का, क्यों? देखो अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि ये टर्म तो है ए स्क्वायर, ये टर्म है तुम्हारी बी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए? 2ab और चाहिए, तो 2ab जोड़ना पड़ेगा और 2ab घटाना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाने के लिए। होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab जोड़ना पड़ेगा और 2ab को घटाना पड़ेगा। अब ये a है और b क्या है? 1/a, तो 2ab क्या बनेगा? 2 ही बनेगा बस, 2ab क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि 2 इंटू में a इंटू 1/a। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दो होल स्क्वायर बना सकता हूँ यहाँ से, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला।
अगर हम प्लस वाला बनाएंगे तो a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 2 यहाँ रह जाएगा, और अगर माइनस वाला बनाओगे तो a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाली चीज क्या कहेगी, देखो ये वाली जो चीज है ये 0 या 0 से बड़ी होती है। किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा है और उसमें से 2 घटा रहे हो, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा -2 या उससे बड़ा है। अगर कोई ऐसा ऐसा ऑप्शन होता तो मैं कर देता, पर ऐसा तो वो कुछ नहीं कह रहा, यानी कि ये वाला होल स्क्वायर उसने नहीं बनाया है। अगर इसकी बात करो तो ये वाली चीज 0 या 0 से बड़ी होगी। किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और उसके प्लस में 2 कर दोगे, 0 या 0 से बड़े नंबर में अगर 2 जोड़ दोगे तो वो नंबर 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहेगा, 2 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? बाकी ऑप्शन से 10 सेकंड भी नहीं लगे करने में। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। बोलो, एक बार कोशिश करो। कह रहा है अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 4 है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी क्या होगा। तो इसको एक वेरिएबल में रिड्यूस करो, 1 प्लस टेन ए, टेन बी को क्या लिख लोगे, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए। इसको इसमें इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए, इस यहाँ पे रिजल्ट लग जाएगा क्या, ये फॉर्मूला है ना, 1 माइनस का टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए इंटू में एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस टेन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन ए प्लस में 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए से टेन ए तो कट जाएगा तुम्हारा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, कोस 20 कोस 40 कोस 80। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो लंबा तरीका है और एक इसको करने की ट्रिक भी है। ठीक है, पहले मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ये दो ट्रिक्स हैं, अगर तुम्हें ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, साइन पाई बाई 3 माइनस ए और साइन पाई बाई 3 प्लस ए, अगर ये दिया हुआ है तो ये हमेशा साइन 3 ए होता है। अगर तुम डायरेक्ट मेमोरी में रख सको तो रख लेना, ये हमेशा कितना होता है, साइन 3 ए होता है। सिमिलरली अगर कोस पाई बाई 3 माइनस ए और कोस पाई बाई 3 प्लस ए अगर है तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये कोस 3 ए होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये क्या होता है तुम्हारा, कोस 3 ए होता है। कोस 3 ए ही होता है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? क्या मैं ये ठीक लिख रहा हूँ? अच्छा 1/3 हो रहा था, ये 1/3 और यूज होगा। मैं यार ये तो भूल गया मैं रिजल्ट, सच पूछो तो 1/4 होता है, क्या होता है, 1/4 होता है, 1/3 नहीं होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है 1/4 होता है, हाँ ये 1/4 मैं भूल गया था। ठीक है, 1/4 साइन 3 है और 1/4 कोस 3 है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो तुम, अगर ए की वैल्यू मैं 20 ले लूँ, अगर ए की वैल्यू मैं 20 ले रहा हूँ तो ये क्या होगा, 60 में से 20 गए तो 40 और 60 में 20 जोड़े तो 80, तो ये इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ए की वैल्यू तुम यहाँ पे क्या ले लो, अगर ए की वैल्यू तुम यहाँ पे कितनी ले लो, 20 ले लो, अगर ए की वैल्यू तुम यहाँ पे 20 ले लो तो ये क्या बनेगा, कोस 20, 60 में से 20 जाएंगे तो कोस 40 और 60 में 20 जोड़ोगे तो कोस 80, हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे सिंपली क्या रखना है, ए की जगह कोस 20 रखना है, तो ये 60 हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मुझे फॉर्मूला क्या ध्यान रह गया, अगर तुमसे ये पूछ ले, इसमें एक रिजल्ट ये भी होता है, टेन ए टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 माइनस है, अगर सेम चीज टेन में है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 प्लस है, सेम चीज अगर टेन में है, यानी कि इस वाली चीज को इससे डिवाइड करा दो, इस वाली चीज को इससे डिवाइड करा दोगे तो ये वाली चीज भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये सिर्फ टेन 3 बनता है, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाता है इसके अंदर, यहाँ पे जब डिवाइड कराओगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये रिजल्ट दिमाग में आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे टेन 3 आएगा, और अगर उल्टा करेंगे कोट वाला होगा तो कोट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेंदी वाला करने की जरूरत है नहीं, लेंदी वाला काफी लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ, 1 मिनट के अंदर बताना है, 1 मिनट के अंदर बताना है, कैसे बताओगे बोलो, मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया ये। देखो साइन 12, साइन 48 और साइन 54, साइन 54 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता है,
साइन 54 की वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली पता है, मुझे इसकी नहीं पता 12 और 48 की। 12 और 48 की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर एक चीज ध्यान दो, यहीं फंस रही होगी तुम्हारी भी बात। 12 और 48 का सम और डिफरेंस तुम्हें पता है। अगर 12 और 48 को जोड़ दिया जाए तो 60 होगा, और 12 और 48 को घटा दिया जाए तो 36 होगा। समझ रहे हो? तो इनका सम और डिफरेंस पता है मुझे। तो क्यों ना एक काम किया जाए, सम और डिफरेंस कब आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 2 से डिवाइड करा लो, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। ये क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फोर्थ फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? फोर्थ वाला। पहला तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी। तो ये क्या बनेगा? कोस ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को घटाओगे, ए में से बी को घटाओगे तो -36 बनेगा। -36 को हम प्लस का 36 लिख सकते हैं, कोस पे माइनस का असर नहीं होता है। माइनस में कोस ए प्लस बी, जब दोनों को जोड़ दोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इनटू में साइन 54 हो जाएगा, है ना? अब तुम्हें सारी वैल्यूज पता है। कोस 36 कितना होगा? कोस 36 और साइन 54 सेम होते हैं। कोस 36 और साइन 54 सेम होते हैं। साइन 54 याद है, √5 + 1/4 होगा। अभी तो बताया था परसों। ये कितना होगा? √5 + 1, कल ही बताया शायद, परसों भी नहीं बताया। और कोस 60 कितना होगा? 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। ये हो जाएगा √5 + 1 - 2। ये हो जाएगा √5 + 1/4। ये कितना हो गया? 1/2, √5 - 1/4 और √5 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? a + b, a - b, a² - b²। a का स्क्वायर करोगे तो 5, b का स्क्वायर करोगे तो 1, और नीचे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4, इसका आंसर भी 1/8 ही आ रहा है। ठीक है, आसान सवाल है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या इन एंगल्स को समझ पा रहे हो? ये एंगल्स क्या दिए हुए हैं तुम्हें? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार एक को डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो। रेडियन में नहीं समझ आ रहे तो डिग्री में कन्वर्ट करके देख सकते। ठीक है, और वैसे तो डायरेक्ट भी बात बन जाएगी। चलो डिग्री में कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी दिख रहे हैं वैसे तो, पर डिग्री में कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। पाई को 20 से डिवाइड कराओगे तो 9 बनेगा, है ना? 180 को 20 से डिवाइड कराओगे तो 9 आएगा, यानी कि लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री। फिर 9 को 3 से गुना कराओगे तो टेंजेंट ऑफ 27 डिग्री। फिर 5 से कराओगे तो टेंजेंट 45, ये तो मुझे पता ही है, तो 1 होगा। ये वाला कितना होगा? टेंजेंट 63। और ये कितना होगा? टेंजेंट 81। आदर्श, अब ये देखो, 9 डिग्री और 81 डिग्री आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। 81 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 90 डिग्री - 9, ये लिख सकते हैं। टेंजेंट 63 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, क्योंकि 27 और 63 का सम 90 होता है, इसको हम 90 डिग्री - 27 डिग्री लिख सकते हैं। ये तो 1 ही होगा, इसको तो हटा दो। tan 90 - थीटा कितना होगा? कोट थीटा, तो ये कोट 27 हो जाएगा। tan 90 - थीटा कोट थीटा, ये कोट 9 हो जाएगा। tan 9 डिग्री और कोट 9 डिग्री कैंसिल, कोट 27 और tan 27 कैंसिल, सब कट जाएंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये वाला क्वेश्चन देखो, किसका है ये क्वेश्चन है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, आज ही किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना? ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, तो पहले इसको एक अच्छी सी फॉर्म में लेके जाओ, जहां से हम तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सके। जहां से हम तीनों में से एक भी कोई फॉर्मूला यूज कर सके, उस फॉर्म में लेके जाओ। तो पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का √3 अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का √3 इज इक्वल टू √3 कोस थीटा। तो इधर ले आओ, साइन थीटा माइनस का √3 कोस थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब देखो, इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं इनको कन्वर्ट कर लूँ कैसे? इसको 2 से डिवाइड करा दें, इसको भी 2 से डिवाइड करा दें, और इसको भी 2 से डिवाइड करा दें, तो ये फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? पहले तो साइन ए कोस बी यानी कि कोस 60 डिग्री π/3, √2 है सर, कहाँ पे रूट? अच्छा सॉरी, ठीक से √2। हाँ, तो उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो साइन थीटा माइनस का √3 कोस थीटा इज इक्वल टू √2। हाँ, तो एडजस्टमेंट तो वही होगी, है ना? एडजस्टमेंट तो वही हो जाएगी। 2 से डिवाइड करा दो सबको, सबको 2 से डिवाइड करा दो, तो इससे होगा क्या? ये बन जाएगा साइन थीटा कोस 60 माइनस का कोस थीटा और साइन 60, और ये कितना आ रहा है? 1/√2। इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू में ये क्या लिखा जा सकता है? ये क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है साइन π/4। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा बन गया। तो ये कितना बन जाएगा? थीटा माइनस π/3, जो एक्स होगा वो क्या होगा? n पाई प्लस में -1 की पावर n और इनटू में अल्फा। अल्फा कितना है तुम्हारा? π/4 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। तो इस π/3 को उठा के उधर ले जाओ,
तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 और प्लस का पाई बाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ही नहीं है ये दोनों, क्या चक्कर है यार, ये दोनों आंसर तो सेम ही लिख रखे हैं, इस वाले में माइनस लगा रखा है। मैं चेक करता हूँ एक बार, रुको। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। बुक के अंदर ना ये टाइपिंग में थोड़ा एरर किया हुआ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। सेम ऑप्शन दोबारा टाइप कर दिया, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत रद्दी है, बहुत ही ज़्यादा रद्दी है, बताओ क्या होगा, बहुत घटिया सवाल है। कह रहा है कि इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी, जो सी के ऊपर राइट एंगल्ड है, द वैल्यू ऑफ सी के ऊपर राइट एंगल्ड है, द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर सी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, सी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, तो ए प्लस बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा भाई। अगर सी 90 डिग्री है तो ए प्लस बी का सम भी 90 होगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना। तो बड़ा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट, ये देखो बड़ा घटिया सवाल है, साइन 105 कैसे निकालोगे, साइन 105, साइन 105 डिग्री क्या बनेगा, साइन 105 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 15, साइन 90 प्लस 15 कितना होगा, कोस 15, कोस 15 की वैल्यू मैंने कल ही बताई थी, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, याद है, कोस 15 की वैल्यू मैंने तुम्हें कल ही बताई थी, है ना। नेक्स्ट, साइन 18 की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट है, √5 माइनस 1/4, साइन 18 ये होगा। एक और जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन देखो बढ़िया लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, करें, चलो करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x, और आगे क्या कह रहा है, कोस एक्स माइनस 3 कोस 2x प्लस कोस 3x, ये है। ध्यान से देखो, अगर साइन एक्स प्लस साइन 3x को एक साथ एडजस्ट किया जाए तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग सकता है, और सिमिलरली कोस x के साथ कोस 3x को एडजस्ट किया जाए तो फॉर्मूला लग सकता है, और इनमें से ना एंगल भी 2x निकल के आएगा, इनमें से एंगल 2x निकल के आएगा, और 2x मुझे चाहिए भी, माइनस का 3 साइन 2x, कोस x के साथ मैंने लिख लिया कोस 3x को, और माइनस का 3 कोस 2x। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसी फॉर्म में लेके आओ जहां से मैं कुछ रिजल्ट लगा सकूं। तो यहाँ पे लग जाएगा साइन c प्लस साइन d, यानी कि 2 साइन c प्लस d/2, दोनों को जोड़ोगे तो 4x और 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, इंटू में कोस c माइनस d/2, दोनों को घटाओगे तो माइनस 2x को 2 से डिवाइड कराओगे तो x, माइनस का असर होता नहीं, माइनस का 3 साइन 2x, यहाँ पे कोस c प्लस कोस d, कोस c प्लस कोस d क्या होगा, 2 कोस c प्लस d/2, इंटू में कोस c माइनस d/2, माइनस का 3 कोस 2x हो जाएगा। देखो दोनों तरफ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से साइन 2x कॉमन आ रहा है, LHS के अंदर से यहाँ क्या बनेगा, 2 कोस x माइनस का 3, ये बनेगा, और RHS के अंदर से 2 कोस 2x, नहीं 2 नहीं कॉमन आएगा, कोस 2x कॉमन आएगा सिर्फ, ये बन जाएगा 2 कोस x माइनस 3। तो 2 कोस x माइनस 3 से 2 कोस x माइनस 3 कैंसिल कर जाएगा, कोस 2x को डिवाइड करा देंगे इधर लाके, तो ये बन जाएगा tan 2x इज इक्वल टू में 1, बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाई 4, tan का रिजल्ट याद है, एंगल क्या है 2x है, ये ध्यान रखना, 2x कितना होगा, n पाई प्लस पाई बाई 4, हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से और डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, तो बी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गई बात, हाँ है ना। डन। नेक्स्ट, एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको कैसे करोगे, इसको जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें एक एक्सप्रेशन में रिड्यूस किया था, वैसे इसको एक एक्सप्रेशन में रिड्यूस करो, या फिर एक तरीका और भी है आसान सा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो,
दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या बात बन जाएगी? बन तो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ऑप्शन में भी टाइपिंग थोड़ी सी गलत की हुई है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसको छोटे से छोटा करूँ तो वो हो जाएगा एन पाई, नहीं बनेगा। वैसे स्क्वायरिंग करने का फायदा नहीं है, स्क्वायरिंग करने से आंसर नहीं मैच होगा तुम्हारा। वैसे ही करो जैसे हम पहले कर रहे थे, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू 1। देखो जब भी वो फॉर्मूला बनाना होता है ना, अगर समझना है, जैसे कईयों को तो दिख रहा होगा कि सर 1/√2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/√2 से, सॉरी √2 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को। कईयों को अगर ये नहीं समझ में आता है तो क्या करना होता है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स जब भी दिया हुआ हो तो तुम्हें किससे डिवाइड कराना है, हमेशा √a² प्लस b² से डिवाइड कराना है, हमेशा इससे डिवाइड कराना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट भी 1 था, कोस एक्स का कोफिशिएंट भी 1 था, तो ए और बी की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो 2 का रूट करोगे तो √2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा, साइन एक्स कोस π/4 प्लस में कोस एक्स साइन π/4। मुझे ये हिंट कहाँ से मिली, मुझे ये हिंट यहाँ से मिली, देखो π/4 घट रहा है, π/4 घट रहा है तो इधर x प्लस π/4 बना होगा और ये उधर जाके घटेगा, तो इससे मैंने हिंट ली कि ये करना ज्यादा बेटर तरीका है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी एक्स प्लस π/4, तो ये कितना हो जाएगा साइन π/4, तो ये हो जाएगा x प्लस π/4 एन पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू π/4, ये हो जाएगा, π/4 उधर जाके घट जाएगा, फिर ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझे? और देखो ये वाला सवाल देखो, करो कोशिश। इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा अगर 1 दिया हुआ है तो फिर थीटा क्या होगा, ये बताओ। अगर tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा 1 दिया हुआ है तो थीटा बताओ क्या होगा। तो इसको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका यूज कर सकते हैं हम। तो ऊपर तो बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको आरएचएस में ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, यानी कि tan थीटा जो है तुम्हारा वो 1/√3 भी हो सकता है और tan थीटा तुम्हारा -1/√3 भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला एंगल कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये वाला मिलेगा π/6 पे, तो थीटा हो जाएगा n पाई प्लस π/6, एक तो ये हो गया है ना, और ये वाला कहाँ मिलेगा, ये वाला मिलेगा पाई माइनस π/6, ये हो जाएगा n पाई प्लस का 5π/6, तो ये दो एंगल्स हो सकते हैं। अब इनमें से देखो ऐसा कौन सा है जो ये दोनों एंगल्स निकाल के देगा, यानी कि ऐसा देखो जो π/6 भी निकाल के दे रहा हो और 5π/6 भी निकाल के दे रहा हो, उसने सॉल्यूशन अलग तरीके से लिखा है, π/6 भी निकल जाए और 5π/6 भी निकल जाए, ऐसा एंगल देखो कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दूं, 0 रख दूं तो π/6 तो आ जाएगा, पर 5π/6 तुम कभी नहीं बना पाओगे, n की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये 5π/6 कभी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसको देखो, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो π/6 तो आ जाएगा, 5π/6 कभी नहीं बन पाएगा इसमें। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो जरा, 2n पाई प्लस माइनस π/6, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो कितना, 0 ले लूंगा तो π/6 आ जाएगा, अगर 1 ले लूंगा तो 2 पाई माइनस π/6 हो जाएगा, 11 π/6 आएगा, 5π/6 तो इससे भी नहीं आ रहा यार। हाँ बिल्कुल अमीरुन, आ जाएगा यार, इसने तो बस एक ही ऑप्शन दिया है ये वाला, इसने तो यही आंसर निकाल के दिया है, ये कैसे रिजेक्ट हो गया, ये तो रिजेक्ट ही नहीं हो सकता। ये वाला कैसे रिजेक्ट होगा, ये भी नहीं रिजेक्ट होगा, ये क्यों रिजेक्ट किया है, ये वाला कैसे रिजेक्ट होगा भाई, ये तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा यार, ये तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा, ये मेरे को फिर भी ठीक लग रहा है, क्योंकि 2n पाई में अगर कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, घटाओगे तो फोर्थ में आएगा, दोनों वैल्यूज मिलेंगी। ये तो मेरे को गलत लग रहा है यार, आंसर तो ये दिया हुआ है बुक के अंदर, यहाँ से तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, नेगेटिव वैल्यू भी तो निकलनी चाहिए, ये वाला तो फिर भी सही लग रहा है ना। पर क्या ये कभी 5π/6 बना पाएगा, अगर मैं 5π/6 के इसको बराबर रख दूं, 2n पाई प्लस π/6 को अगर मैं 5π/6 के बराबर रख दूं तो 2n पाई कितना बन जाएगा तुम्हारा, 2n पाई बन जाएगा तुम्हारा 4π/6, यहाँ से तो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, और अगर माइनस ले लोगे तो ये उधर जाएगा, तो 2n पाई जो है वो तुम्हारा बन जाएगा 6π/6, यानी कि पाई बन जाएगा।
तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये भी नहीं निकाल के देगा यार कभी भी, 5 पाई/6 तो ये भी नहीं निकाल के देगा, है ना। 5 पाई/6 तो ये भी कभी नहीं निकाल के देगा। क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो, ये भी लगा सकते थे ना, ये वाला भी लगा सकते थे, शॉर्ट में करते तो टेन थीटा को कोट 2 थीटा भी लिख सकते थे, ये भी कर सकते थे यार। तो यहाँ से टेन थीटा आ जाता तुम्हारा टेंजेंट ऑफ 90 - 2 थीटा। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 - 2 थीटा बन जाता, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा की वैल्यू सिर्फ 30 निकलती है यहाँ से, तो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू सिर्फ 30 निकलती। फिर भी ये तो सही नहीं है। सिर्फ सर टेन, क्योंकि टेन ए इंटू टेन भी 1 इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है। और किसी केस में नहीं हो सकता, अगर a प्लस बी 90 नहीं होगा तो नहीं हो सकता। अगर मैं 270 माइनस थीटा लिख दूँ तो निश, अगर मैं 270 माइनस थीटा लिख दूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा है ना, 4 थीटा को मैंने लिख दिया टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? फिर इस हिसाब से तो हमारा जो 2 थीटा है 270 बन गया। नहीं, 2 थीटा 270 भी तो हो सकता है, सिर्फ 90 थोड़ी ना होगा। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, चलो इसको कल देखेंगे, आगे करेंगे। मैं शीट भेज दूंगा तुम्हें, सैटरडे के नोट्स नहीं दिए, सैटरडे के नोट्स भी दे रहा हूँ, मिलेंगे कल। कल थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम ITF शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी वीक के अंदर हम कैलकुलस करेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निपटाएंगे, थोड़ा सा सिलेबस को खींच के लेके चलेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे, जल्दी से जल्दी UG PG पे पहुंचना है हमें, 11वीं 12वीं का तो होता रहेगा। चलो ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, कल मिलेंगे।